नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के एक साथ 13 नए मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है राजनांदगांव के 7 लोगों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं रायपुर और दुर्ग में 3 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और अब तक छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के कुल 21 संक्रमित मिल चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के 13 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव के 7 लोगों में ओमिक्रॉन रिपोर्ट की पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। तो वहीं रायपुर और दुर्ग की अगर बात की जाए तो रायपुर दुर्ग में 3 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 21 मामले हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। आपको बता दें, सबसे पहला जो केस था वो बिलासपुर में आया था और उसके बाद रायपुर में 3 मरीज मिले थे। बिलासपुर में फिर से नए ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे और अब राजनांदगांव के 7 लोगों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जितने भी सैंपल है वो भुवनेश्वर के लैब में भेजे जाते हैं और इसलिए रिजल्ट आने में काफी देर हो जाता है, रिपोर्ट आने में काफी देरी हो जाती है और अब कुल छत्तीसगढ़ में 21 नए मामले हो चुके हैं ओमिक्रॉन के। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विनय, एक साथ 13 नए मामले आए हैं ओमिक्रॉन के और अब कुल 21 मामले हो चुके हैं ओमिक्रॉन के छत्तीसगढ़ में। देखिए, शुरुआत में जिस तरह से रिपोर्ट आ रही थी उसमें यह लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन के ज्यादा मरीज नहीं है। डेल्टा वेरिएंट की भी बात आ रही थी, इसके अलावा B1 वेरिएंट की बात आ रही थी, तो कापा वेरिएंट की बात हो रही थी। लेकिन आज जिस तरह से मरीज आए हैं, रिपोर्ट शाम को भुवनेश्वर से आई है ये अभी थोड़ी देर पहले, और उसमें बताया गया कि 13 लोग प्रदेश में वो ओमिक्रॉन के नए मरीज आपके यहाँ उपस्थित हैं। इनकी तत्काल रूप से जो केंद्र सरकार ने कहा है कि इनकी तत्काल रूप से आइसोलेशन की प्रक्रिया कीजिए। हालांकि इनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जो बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में 7 मरीज मिले हैं जिसमें से 6 महिला है, एक पुरुष है। इसके अलावा रायपुर में 3 जो पुरुष है, दुर्ग में 2 महिला 1 पुरुष है। और इसमें से भी बड़ी बात है कि जो आज 13 लोग की रिपोर्ट आई है उसमें से 13 साल का एक बच्चा है और एक 17 साल का बच्चा है। ये दोनों, इसका मतलब है कि न केवल बड़े को बल्कि जो छोटे उम्र के लोग भी हैं उनमें भी ओमिक्रॉन का संक्रमण हो सकता है। और ये सभी बाहर के नहीं है, उनका विदेश यात्रा नहीं बता रहा है, इंडिया के ही ये दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ आए हैं और इनमें ओमिक्रॉन की पहचान हुई है। हालांकि अभी स्थिति की सबकी सभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब इनको अलग तरीके से आइसोलेशन की प्रक्रिया करेगा। इनको जो लोग हैं इनके सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उनकी फिर से पहचान के लिए भेजा जाएगा कि ओमिक्रॉन के परिवार में या इनके जो संपर्क में आए लोगों में है नहीं। लेकिन एक बड़ा मामला है कि आज जो शाम को 13 लोगों की जो रिपोर्ट आई है और अब तक प्रदेश में 21 लोग वो जो ओमिक्रॉन से संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। ठीक है विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे एक और खबर के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आज का बता देते हैं। 5,649 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आज 5,919 लोग स्वस्थ भी हुए हैं और छत्तीसगढ़ की अब पॉजिटिविटी रेट 10.78% हो गई है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है। और लगातार हमारे साथ विनय भी बने हुए हैं। विनय, 5,000 के पार आज एक बार फिर से आंकड़ा मिला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो मृत्यु दर है वो भी लगातार बढ़ रही है। कल 9 मरीजों की मौत हुई थी और आज 15 मरीजों की मौत। देखिए, बिल्कुल ये सही बात है कि 5,000 के जो मरीज मिले हैं, बीते कई दिनों से ये मरीज हैं। पहले जो 27 दिसंबर की बात करें तो उस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 1,000 से नीचे थी, लेकिन अब जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा है तो 5,000 के पास में प्रतिदिन मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या वो 30,000 के पास है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंताजनक है विषय है, जो पिछले 4-5 दिन में है कि हर दिन 9 से 10 मरीज मिल रहे थे, लेकिन आज 15 मरीजों की एक साथ जो मौत हुई है, ये काफी चिंताजनक विषय है। हालांकि एक बात इसमें बताई जा रही है, आज ही इस पे चर्चा हुई है, लेकिन
की जो मौत हुई है उसमें से अधिकतर लोगों ने, जो लगभग 60% लोगों ने या तो जो वैक्सीन का कोरम पूरा नहीं हुआ था या एक भी डोज नहीं लगाया था। इसका मतलब स्पष्ट है कि जो वैक्सीन है वो जो कोरोना के संक्रमण पे, वो उस पे वायरस पे असर डाल रही है और उस पे मौत का आंकड़ा, जिसे केंद्र सरकार ने भी कहा था कि इससे मौत का आंकड़ा, जो गंभीर स्थिति होने का आंकड़ा काफी कम होगा, लेकिन कई लोग उसमें लापरवाही कर रहे हैं। हम लोग लगातार, IBC 24 लगातार इस बात को बता रहा है कि लापरवाही न करें, वैक्सीन लगवाएं, उसके बावजूद भी कई लोग उसमें लापरवाही कर रहे हैं और उसी के कारण से उनकी मौत हो रही है। तो आज रायपुर में जो मौत हुई है उनमें से भी मैक्सिमम लोगों ने, लगभग 60% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, आधा कोरम किया था, उसका पूरा किया था, जिसके कारण से उनकी मौत ये स्वास्थ्य विभाग बता रहा है। शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, कुछ दूसरी खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के 1066 मतदान केंद्रों में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोगों ने मतदान किया। पूरे प्रदेश में 70% औसत मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा मतदान दुर्ग, कांकेर, बालोद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा और कोरिया में हुए हैं। वहीं सबसे कम मतदान 40% बीजापुर में हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच पूरे एहतियात और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराए गए। मतदान के तुरंत बाद काउंटिंग भी शुरू हो गई है। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य चुनाव के नतीजे भी आज ही आ जाएंगे। जीतने वाले प्रत्याशियों को 22 जनवरी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिन 3 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव हुए हैं, वहां के नतीजे घोषणा 24 जनवरी को जिला मुख्यालय में ही होगी। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत आम और उपचुनाव के तहत 330 पंच पदों के लिए 733 और 152 सरपंच पदों के लिए 455 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह 27 जनपद सदस्य के लिए 88 और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए 127 प्रत्याशी मैदान में थे। लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है और हमारे पूरे तंत्र ने, चाहे हमारे प्रेक्षकगण हों, चाहे जिले के कलेक्टर हों, उनके रिटर्निंग अफसर हों, अभ्यर्थी हों, आम पब्लिक हैं, सभी ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है। नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर आज कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया और कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने एक मीटिंग बुलाई, लेकिन किसानों ने यह कहकर मीटिंग में आने से इनकार कर दिया कि उन्हें इसका लिखित में आमंत्रण नहीं मिला है। इसके बाद मंत्री शिव डहरिया ने उन्हें पत्र देकर मीटिंग में बुलाया, तो भी प्रभावित किसान नहीं आए। अंततः मंत्रियों ने ये बैठक स्थगित कर दी। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने मीडिया में कहा कि ये बात समझ से परे है कि किसान अपनी मांगों पर चर्चा करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों की मांगों पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उनके साथ बैठकर मांगों पर फिर से चर्चा की जाएगी। शिव डहरिया ने बताया कि नवा रायपुर के किसानों के एक बार आबादी को पट्टा दिया जा चुका है। सर्वे के लिए टीम भी बनाई गई है, उसमें वो सर्वे नहीं होने दे रहे हैं। इधर प्रभावित किसान कल्याण संघ का कहना है कि अब मांगों के संबंध में जो भी बात होगी वो मौखिक नहीं लिखित होगी और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी धरना जारी रहेगा। उनका कहना है कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं वो अभी चले गए हैं, तो इसलिए आज हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक चर्चा करते हुए मार्ग निकालने का कोशिश पूरा किया है कि भाई किसी तरीके से ये समस्या का समाधान हो जाए। पहले हमने व्हाट्सएप में आमंत्रित कर दिया था, तो बोलता मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा हूँ, आप हमको लिखित में दीजिए। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, लिखित में भेज देते हैं। तो हमने लिखित में उनको व्हाट्सएप में भेजा। तो आज हम लोगों ने माननीय अकबर जी के साथ बैठ के चर्चा किया है और दूसरे दिन चर्चा के लिए उनको फिर आमंत्रित करेंगे समय देकर। का धोखाधड़ी पहले भी हो चुका है इन विधायक द्वारा, इस पार्टी के द्वारा। इससे हम समझ गए थे कि जब हमें पत्र मिलेगा, हमने पहले ही कल साफ कर दिया था, कल भी किया था, आज भी साफ किया था। इस कारण नहीं गए, पत्र मिले तो जाएंगे चर्चा करने के लिए। आम लोगों को सस्ते मकान बनाकर राहत देने वाला छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड अब खुद अनसोल्ड मकानों के बोझ तले दबा हुआ है। उसके करीब 650 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इन मकान और दुकानों को बेचने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने कीमतों में 15 से 20% की कटौती भी कर दी है, फिर भी इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आशंका तो इसकी भी पैदा होने लगी है कि कहीं बोर्ड की प्रॉपर्टी अब खंडहर बनकर मिट्टी के मोल ना हो जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए।
रायपुर के बोरिया कला में बनी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पदाधिकारियों के कुप्रबंधन का बेमिसाल उदाहरण है। जब ना कोई बुकिंग आ रही थी और न ही डिमांड को लेकर कोई पुख्ता सर्वे रिपोर्ट थी, फिर भी हाउसिंग बोर्ड ने सैकड़ों हजारों की संख्या में फ्लैट तान दिया। बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष का आरोप है कि भाजपा काल के पदाधिकारियों ने कमीशन के खातिर अनाप शनाप प्रॉपर्टी बनवाई, जो आज बोझ बन गई है। बस कोरोना की तीसरी लहर शुरुआत हो गई, लोगों के मन में भय आ गया है और लोग थोड़ा सा आराम भी हुए इसमें। लेकिन हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मकान बिके भी हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी उतने नहीं बिके हैं। हालात ये है कि पूरे प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड के करीब 650 करोड़ की संपत्ति बिना बिके यूं ही पड़ी है। आज जब रायपुर के चारों ओर प्राइवेट बिल्डरों के प्रोजेक्ट की कीमतें आसमान छू रही है, तो हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों करोड़ों की फ्लैट्स और दुकानें बिक नहीं रही। हाउसिंग बोर्ड ने इस अनसोल्ड प्रॉपर्टी की 15 से 20% तक दाम कम कर दिए, फिर भी लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। जो हमारे फ्लैट पड़े हैं और उनकी अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो हम उनके ऊपर कुछ खर्चा करें। अभी थोड़े दिन पहले इस मीटिंग में मैंने कहा था कि उसके ऊपर खर्चा करके उसको ठीक कराएं, कर जाएगी। तो जितना अधिकार क्षेत्र में कम कर सकने का उतना किए हैं और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से लगता नहीं कि कम करने का अधिकार और होगा। अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बकायदा बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर 5 से 7 सालों का ब्याज पूरी तरह हटा दिया गया। बेस प्राइस पर इन्हें बेचने की हरी झंडी दे दी गई, लेकिन तब भी खरीदार नहीं मिल रहे। पिछले अक्टूबर महीने से लेकर अब तक केवल 20 करोड़ की डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी ही बिकी है। इसमें अकेले रायपुर परिक्षेत्र का ही 13 करोड़ है। दुविधा ये है कि इससे और ज्यादा रेट कम करने पर ऑडिट आपत्ति आ जाएगी, और अगर रेट कम नहीं हुआ तो इन्हें खंडर बनते देर नहीं लगेगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, कालीचरण की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की है। कालीचरण ने जमानत के लिए याचिका लगाई है। निचली अदालत से कालीचरण को राहत नहीं मिली है और उसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है और अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, कालीचरण की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की है। आपको बता दें, निचली अदालत से कालीचरण को राहत नहीं मिली, उसके बाद हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विशाल से। विशाल, राहत मिलती नजर नहीं आ रही है कालीचरण को, राज्य सरकार से केस डायरी तलब की गई है। देखिए, अभी ये मामला विचाराधीन है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट आगे क्या रुख लेता है और आगे क्या कुछ अपना निर्णय सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निचली अदालत से कालीचरण को, कथित संत कालीचरण को राहत नहीं मिली थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, इस मामले में उन्हें निचली अदालत से राहत नहीं मिली और उसको चुनौती देते हुए उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है जमानत को लेकर। अब जब केस डायरी तलब किया गया है तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है। फिलहाल अगली सुनवाई तक ये समझ में आएगा कि कालीचरण को राहत मिलती है या नहीं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। डायरेक्टर रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI की टीम ने आज रायपुर में करीब 3.5 किलो सोने के साथ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 65 लाख रुपए बताई जा रही है। सोने की 20 बिस्किट को कमर पर बेल्ट की तरह बांधकर ये आरोपी कोलकाता से नागपुर लेकर जा रहा था, जिसे रायपुर में पकड़ा गया। पकड़े गए 44 साल के आरोपी का नाम अनिल नारायण रजाई है, जो नागपुर का रहने वाला है। DRI की टीम को दुरंतो एक्सप्रेस में उसके आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ट्रेन के यहां पहुंचने पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 20 सोने के बिस्किट के साथ एक ईंट भी बरामद हुई है। रेलवे सुरक्षा बल और DRI के स्टाफ ने दुरंतो एक्सप्रेस को अटेंड किया। उसको चेक करने पर एक व्यक्ति के पास HA1 कोष से कुछ अवैध रूप से सोना बरामद हुआ। वो सोना करीबन 3 किलो 33 किलोग्राम के करीब आसपास था और जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए का है। अंबिकापुर के सीतापुर इलाके में बिजली विभाग के 2 करोड़ 94 लाख गबन के मामले में पुलिस ने असिस्टेंट इंजीनियर समेत 5 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
IBC 24 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाया था और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। अनियमितता के आरोपों की विभागीय जांच हुई तो 2,94,29,482 रुपए के गबन की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला मानते हुए अपराध रजिस्टर किया है। जिन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उनमें असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार पन्ना, क्लर्क गणेश प्रसाद सिंह, अरविंद सागर, सुनील किरकिट्टा और कंप्यूटर ऑपरेटर श्रीकांत खलको शामिल है। आपको बता दें, असिस्टेंट इंजीनियर समेत 5 कर्मचारियों ने मिली भगत कर इस घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली तो की जाती थी लेकिन इसे खाते में जमा नहीं किया जा रहा था। करीब 2 साल से ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई तो IBC 24 ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर कल मारे गए नक्सली का शव दंतेवाड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया है। मारे गए नक्सली की पहचान मुइया के रूप में हुई है। मुइया एरिया कमेटी का मेंबर था और इस पर शासन की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। नक्सली शव के पास से ही पुलिस ने कुछ दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए हैं। SP ने बताया उस इलाके में अब भी नक्सलियों की मौजूदगी है और ऑपरेशन जारी है। तीन जिलों की DRG फोर्स उस क्षेत्र में गश्त कर रही है और जैसा कि विदित है कि सुकमा DRG के द्वारा भी आज से 2 दिन पूर्व एक ACM रैंक मुन्नी का शव मिला था। तो लगातार एरिया में नक्सल प्रेजेंस है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में MBBS के साल 2019 बैच के स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध कर दिया है। MBBS छात्रों का तर्क है कि प्रदेश के अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र भी इसमें शामिल है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने से वो सक्षम नहीं है। बाकी छात्रों को भी संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए करीब 200 छात्रों ने आयुष विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर परीक्षाओं पर रोक लगाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने विरोध अभियान शुरू कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा समाज के दूसरे लोगों की तरह उन पर भी है। या तो परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाए या फिर कोरोना महामारी के नियंत्रण में आने तक इन्हें टालना चाहिए। हालांकि आयुष विश्वविद्यालय परीक्षा टालने के पक्ष में नहीं है। IMA के स्टूडेंट विंग के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी परीक्षा टालने की मांग को गलत बताया है। कोविड संक्रमण होगा उनके लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज नहीं है। अतिरिक्त सावधानी के साथ पूरी परीक्षा होनी चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा का गाइडलाइन नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा होना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होने के विरोध में आज अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मोर्चा पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा विभाग में 40,000 शिक्षकों की पदोन्नति में आरक्षण रोस्टर का पालन न होने से हजारों अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षक वंचित हो जाएंगे। अगर सरकार ने इस मुद्दे पर जल्दी फैसला नहीं लिया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम SC/ST के अधिकारी कर्मचारी हम लोग कानून का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। हम यही चाहते हैं कि कानून में जो प्रतिनिधित्व SC/ST के कर्मचारी को देना चाहिए, दिया गया है, वह प्रतिनिधित्व हमको मिले। कि हमारी मांग जल्दी सुन ले, नहीं ये मानव श्रृंखला बना करके हम छत्तीसगढ़ के राजधानी से लेकर के छत्तीसगढ़ के एक गाँव को जोड़ने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।